तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर से 60% जो क्वेश्चन मिलेंगे वाईडीएसई पे ही मिलेंगे। इसका जो एडवांस में प्रॉब्लम्स आता है दैट इज ऑन मॉडिफाइड वाईडीएसई, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे वाईडीएसई पे, और वाईडीएसई पे बात करने से पहले थोड़ा अपना डिस्कशन होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस पे, है ना। अगर ध्यान में हो, इंटरफेरेंस अपन पढ़े थे पहले साउंड वेव्स में भी, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर सपोज मान लीजिए अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, है ना। सपोज देयर आर टू सोर्सेस S1 एंड S2, है ना। अब S1 जो वेव जनरेट कर रहा है, S1 सोर्स है तो वो वेव जनरेट कर रहा है, दैट इज गिवन बाय A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और A2 जो सोर्स है दैट इज जनरेटिंग अ वेव लाइक A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अब यहाँ पे सो देखिए S1 और S2 दोनों का ओमेगा जो है दैट इज सेम। ओमेगा अगर सेम है मीन्स इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम होता है तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। अच्छा, दिस फाइव, दिस इज फाइव वन, है ना। ये जो फाइव वन और फाइव टू है, दीज आर द फेज डिफरेंस, और हम बोल सकते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अब जब ये S1 से और S2 से वेव्स निकल के किसी एक पॉइंट पे, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से कुछ एक पॉइंट P है X1 पे, और यहाँ से कुछ एक पॉइंट P है जो कि X2 पे है। तो इस पॉइंट पे जब ये दोनों वेव्स पहुंचेंगे, when both these waves from S1 and S2 reaches the point P, they will superimpose together. इसका मतलब जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा, जो पॉइंट P का डिस्टरबेंस होगा दैट विल बी गिवन लाइक Y, एंड Y इज A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा टू प्लस फाइव टू। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बताता है कि अगर किसी एक पॉइंट पे दो सोर्सेस से दो डिस्टरबेंस आके मिलते हैं तो दे विल सुपर इम्पोज टूगेदर। अगर सुपर इम्पोज हो रहा है तो यहाँ पे जो y होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस अल्फा। या फिर थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाइव वन है ना इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये ओमेगा टी था और ये ओमेगा टी प्लस फाइव टू था। तो यहाँ पे जो अपना डिस्टर्बेंस बनेगा दैट डिस्टर्बेंस विल बी, ये फाइव वन वाला टर्म अपन हटा लेते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, है ना। अब ए रिजल्टेंट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा, प्लस कुछ अल्फा आएगा। अब सर आप ए रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ए रिजल्टेंट जो होता है वो हमने पहले बात करा है कि ए रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है। ए रिजल्टेंट फेजर का हेल्प लेके हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? पहला जो अपना ये है, दिस इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, और ये एक वेक्टर है A1 जिसका लेंथ कितना है A1, और ये A1 लेंथ का हमने वेक्टर बना लिया। दूसरा जो A2 वेक्टर है वो ऐसा है, और A2 कितने एंगल पे है, कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच। इन दोनों के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस देखो तो इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है दैट इज 5। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एंड दिस विल बी ए रिजल्टेंट। और ए रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस
2a1 a2 cos ऑफ फाई, है ना। तो आप ए रिजल्टेंट के जगह पे ये रख दोगे। अब अल्फा कैसे निकलेगा, दिस इज अल्फा, तो अल्फा अपन लिखते हैं 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। तो अपना जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस आया इस पॉइंट पे, दिस इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब एक चीज देखिए कि आपका जो ए रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, जो डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल पी को मिल रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, दैट एम्पलीट्यूड इज अगेन डिपेंडेंट ऑन फाई, दैट इज फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो कॉस फाई का वैल्यू, ऐसा बोले कि फाई का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा, कॉस फाई का वैल्यू वेरी करेगा, एंड वी विल फाइंड दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस वाई और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल वेरी। क्लियर है बात। तो बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यही मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक सोर्सेस से किसी एक पॉइंट पे मल्टीपल वेव्स पहुंच रहे हैं, तो फाइनली क्या होता है, उस पॉइंट पे पहुंच रहे सारे वेव्स को हम लोग कंबाइन करते हैं। कैसे, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, वेक्टोरियली। तो ए रिजल्टेंट निकालते हैं। ए रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, फेजर का हेल्प लेके हमने निकाला ऐसे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और जो फेज एंगल होगा, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है, सॉरी रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस है, उसमें जो फेज एंगल होगा, दैट फेज एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस समथिंग अल्फा, और वो अल्फा हमने निकाला ऐसे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अगर दो लाइट सोर्सेस हम कंसिडर कर रहे हैं, फिर से वही बात कि दो लाइट सोर्सेस हम कंसिडर कर रहे हैं, S1 और यहाँ पे S2। S1 से जो वेव जनरेट हो रहा है, उसको हम फिर से सोर्सेस को हम कोहेरेंट मान रहे हैं। कोहेरेंट का मतलब ओमेगा सेम है ना। तो A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाई वन लिखते हैं, है ना। के x1 नहीं बेटा, इसको हम के एक्स लिख के चलते हैं ना, दिस इज के एक्स। और H2 से जो वेव जनरेट हो रहा है, दैट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई टू। अब ये दोनों लाइट सोर्सेस जब किसी एक पॉइंट P पे पहुंचेंगे, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P x1 पे है, और H2 के साथ इस पॉइंट P का पोजीशन जो है वो x2 है, ठीक है, H2 के साथ। तो जब इस पॉइंट P पे ये दोनों वेव्स पहुंचेंगे, दे विल अगेन सुपर इम्पोज, एंड सुपर इम्पोज जब होंगे तो फिर से जो y लिखा जाएगा, that will be written as a resultant into sine of omega t plus, इसके वजह से क्या आएगा, एक बार इसको बेसिक से लिख लेते हैं, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाई वन प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाई टू। सही है। अब क्या है कि हम y रिजल्टेंट लिखेंगे, एंड y रिजल्टेंट विल बी, और सॉरी, y इज इक्वल टू a रिजल्टेंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम अल्फा आएगा, है ना। अब ये जो a रिजल्टेंट है, a रिजल्टेंट अभी बताया हमने कि a रिजल्टेंट कैसे लिखना होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इसका अंडर रूट, है ना। तो अब ये जो दोनों वेव्स यहाँ पे पहुंचे हैं,
इन दोनों का जब x1 और x2 फिक्स हो गया, मतलब ये पॉइंट P किसी एक फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब किसी एक वेव इक्वेशन में हम पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, x को फिक्स कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, एक SHM का इक्वेशन मिल जाता है। सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ SHM। ये भी एक इक्वेशन है किसका, SHM का। अब इन दोनों SHM के इक्वेशन के फेज में डिफरेंस कितना है, तो अब अगर हम इन दोनों में बात करें, है ना, इन दोनों में बात करें और डेल्टा फाई निकालना चाहें, तो डेल्टा फाई इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई विल बी रिटन एज k इंटू x2 माइनस x1 प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। सही है। अब ये जो फेज डिफरेंस है k इंटू x2 माइनस x1, दिस इज फेज डिफरेंस ड्यू टू path difference, and this one is phase difference due to initial phases। इनिशियल फेजेस, जो इनिशियल फेज था उसके वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज फाई 2 माइनस फाई 1, और पाथ डिफरेंस के वजह से जो फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज k इंटू x2 माइनस x1। तो जनरली हम लोग क्या करके चलते हैं, इन जनरल व्हाट वी फाइंड दैट दिस फाई 2 माइनस फाई 1 इज जीरो। जैसे ही फाई 2 माइनस फाई 1 इज जीरो, वी फाइंड द फेज डिफरेंस इज टू बी k x2 माइनस x1। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे अगर आप देखिए डेल्टा फाई है, एंड दिस डेल्टा फाई इज व्हाट, दिस डेल्टा फाई इज k इंटू डेल्टा x, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लेमडा, k क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा x। अब आप एक चीज सोचिए कि जैसे जैसे ये डेल्टा x मतलब पाथ डिफरेंस वेरी करेगा, अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, है ना। अब अगर आप सोचिए, एज वी नो कि एम्पलीट्यूड इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वी नो इट वेरी वेल। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, इस इक्वेशन का अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो अपने पास जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी ए रिजल्टेंट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। अब इंटेंसिटी जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो implies that I1 is proportional to A1 square and I2 is proportional to A2 square. That implies that I resultant this is equal to I1 plus I2 plus 2I1 I2 cos of delta phi। अब आप देखिए अगर एम्पलीट्यूड ऐसा इक्वेशन था तो एम्पलीट्यूड को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटेंसिटी के फॉर्म में, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा किसी भी पॉइंट पे, है ना, जब दो सोर्सेस से दो वेव्स निकले और किसी एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज करा, तो सुपर इम्पोज करने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज अगेन वेरिंग विथ डेल्टा फाई। अब आप अगर देखोगे तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई जो है इसका वैल्यू -1 से 1 तक वेरी करता है ना। जैसे ही ये -1 से 1 तक वेरी करेगा, तो व्हाट वी विल फाइंड दैट इंटेंसिटी इज वेरिंग विथ डेल्टा फाई। इंटेंसिटी क्या हो रहा, डेल्टा फाई के साथ वेरी कर रहा है ना। अब इंटरफेरेंस में हम देखते क्या है, अगर आप
मान के चलिए कि डेल्टा फाई का वैल्यू -1 है, कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 when for cos of delta phi this is equal to 1। अगर 1 होगा तो ऐसा आएगा, तो आई रिजल्टेंट जो लिखा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली इफ cos of delta phi this is equal to -1, then I resultant will be under root I1 minus under root I2 whole square, and hence a term is defined that is written as contrast, और contrast को हम लोग लिखते हैं I max अपॉन में I minimum। I maximum क्या है, I maximum is under root I1 plus under root I2 whole square divided by under root I1 minus under root I2 whole square। ठीक है, अब एक केस समझिए कि कॉन्ट्रास्ट अपने को कब समझ में आएगा। कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा, कॉन्ट्रास्ट तब समझ आएगा जब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर आप ऐसा समझ के चलो, आप ऐसा मान के चलो I1 इक्वल्स टू I2 है एंड दैट इज इक्वल टू I, इन दैट केस व्हाट वी विल फाइंड, कॉन्ट्रास्ट is equal to 4I, दिस इज अपॉन में नीचे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट लिखना नहीं है, आप ऐसा लिखिए I max is equal to 4I and I minimum this is equal to 0। अब इस केस में जब मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I होगा और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगा तो अपने को आइडेंटिफाई करना इजी होगा, कॉन्ट्रास्ट जो है वो आइडेंटिफाइबल, इजीली आइडेंटिफाइबल होगा, है ना। अभी देखिए, अगर इस इक्वेशन में, यहां इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इस इक्वेशन में मैं I1 और I2 को इक्वल पुटअप कर देता हूं, सॉरी इस पे नहीं, पुटिंग I1 equals to I2 equals to I in equation 1, what we will get, I resultant is equal to I plus 2I cos of delta phi, and this will give us 2I into 1 plus cos of delta phi, and what we will get from here, 4I cos of delta phi by 2। तो किसी भी पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, पॉइंट पी अभी हमने सेलेक्ट करा है, इसी तरीके से मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो जो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी होगा, अगर अपन लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, या फिर अपन साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड का जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अगेन द इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा फाई, है ना। अब अगर आप देखो cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, इसका वैल्यू जो होगा दिस विल लाई फ्रॉम 0 to 1, है ना, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा जब डेल्टा फाई
सॉरी इस cos स्क्वायर डेल्टा फाई का वैल्यू 0 होगा तो आई रिजल्टेंट अपना कितना आएगा, आई रिजल्टेंट अपना कितना आएगा, 0 हो जाएगा। when cos square delta phi is equal to 1, when this value will be equal to 1, what we will find, I resultant is equal to 4i। बट इस 0 और 4i के बीच में कहीं 3i लाई करेगा, कहीं 2i लाई करेगा, तो देयर विल बी पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी विल बी i, वेयर द इंटेंसिटी विल बी 2.5i, 3.5i, 3i, तो वो भी पॉइंट्स अपने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है दिमाग में, सर किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 4i हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 हो रहा है, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं करा जा रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉलोड फॉर द होल सिस्टम, सिस्टम के लिए एनर्जी इज कंजर्व। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो एनर्जी था दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, एनर्जी कंजर्व तो है बट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, और एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हाट वी आर गेटिंग समवेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हाइल द समवेयर द इंटेंसिटी इज मिनिमम। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटरफेरेंस बुलाते हैं। और इसी इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट का यूज करके जो थॉमस यंग साहब थे उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को प्रूव करा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा एंड ही प्रूव दैट लाइट बिहेव्स लाइक वेव। क्लियर है बात? तो इतना जो हमने अभी ब्रीफिंग करा, रिकैप लिया है, इसमें हमने क्या क्या बात करा। सबसे पहले हमने बात करा कि सुपरपोजिशन में क्या होता है। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि अगर किसी दो सोर्सेस से दो वेव्स निकल के किसी एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो उस पॉइंट पे क्या होगा, दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगे और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर रिजल्टेंट वहां पे जो मिलेगा अपने को, दैट विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ द टू, या फिर हम उनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे दैट विल बी लाइक वेक्टर्स, जैसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते थे। तो जो डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड होगा उस एम्पलीट्यूड को हमने निकाला कैसे, जो एम्पलीट्यूड था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाला a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू SHMs, क्योंकि जैसे ही दो वेव्स किसी एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, यानी हमने x को फिक्स कर दिया, x को फिक्स करा तो दिस इक्वेशन के x1 प्लस फाई1, ये जो पूरा इक्वेशन है ये एक SHM का इक्वेशन बन गया, ये एक SHM का इक्वेशन मिल गया। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप दो SHM दे रहे हो, अब ये दोनों SHM क्या करेंगे, मिलके वेक्टोरियली मिलते हैं, वेक्टोरियली ऐड किया जाता है, तो वेक्टोरियली इनका एम्पलीट्यूड निकाला हमने, एम्पलीट्यूड निकाला। नेक्स्ट अपना क्या था, उनका फेज निकालना। फेज निकालते कैसे, पहले हमने देखा, यहाँ पे देखिए, पहले हमने देखा ये जो पहला वेव था इसके लिए जो फेज था वो ओमेगा टी था, दूसरे के लिए ओमेगा टी प्लस फाई 2 था या फिर फाई है। तो हमने देखा कि फेज डिफरेंस कितना है, जो बेसिक फेज बनाया हमने ओमेगा टी को बनाया, इसीलिए यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड दिस अल्फा इज दिस एंगल, है ना। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला वो A1 से कितना एंगल बना रहा है। क्लियर है? ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं जब SHM पढ़ रहे थे, जब वेव्स पढ़ा हमने। तो फाइनली हमने देखा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन फेज डिफरेंस। नाउ व्हाट वी नो, intensity is dependent on amplitude, or we can say intensity is proportional to a square। अगर intensity a square के proportional है तो इस इक्वेशन से हम इंटेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं। हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके दिस वी हैव गॉट, एंड हियर वी कैन राइट I is proportional to a square, I1 is proportional to a1 square, I2 is a2 square। हमने यहाँ पुट अप करके I रिजल्टेंट निकाला एंड I रिजल्टेंट इज I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। अब हमने देखा कि cos ऑफ डेल्टा फाई का जो वैल्यू है दैट वेरीज बिटवीन -1 टू +1। cos का वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अगर cos ऑफ डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू हुआ दैट इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी इक्वल टू √I1 + I2 का होल स्क्वायर,
और जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगा वो कब आएगा, जब कॉस ऑफ डेल्टा फाई का वैल्यू -1 आएगा और आई रिजल्टेंट अपना क्या हो जाएगा, डेल्टा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म हमने डिफाइन करा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है, आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो है। आई मैक्स हमने वहां पे लिखा था अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इज अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर हम I1 I2 को बराबर मान लेते हैं, अगर I1 I2 को I के बराबर मान ले तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिलेगा वो 4I मिलेगा और मिनिमम इंटेंसिटी जो मिलेगा दैट विल बी 0। क्लियर। फिर हमने क्या करा, अगर I1 I2 को I के बराबर रखते हैं तो अपने पास जो I रिजल्टेंट, ये जो इक्वेशन जिसको हमने नेमिंग करा 1, इस इक्वेशन में I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I प्लस I, यहाँ से अपने को फाइनल आउटपुट मिल गया 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई। अब cos स्क्वायर डेल्टा फाई है तो cos का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है, बट cos स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अपना जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। मिनिमम होगा 0 जब cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा और cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 का cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू जब 1 होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपने को 4I मिलेगा। क्लियर है। अब बात होता है कि डेल्टा फाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0, cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2। यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे इंटेंसिटी अपने को मिनिमम मिलेगा और कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो अपना cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है ना। ये 0 कब होगा, जब डेल्टा फाई बाई 2 अपना क्या होगा 2n+1, या फिर इसको पहले बेसिक से लिख लेते हैं। अगर इसका वैल्यू पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो और 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। अब डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दिस डेल्टा फाई इज ड्यू टू फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं k इंटू डेल्टा एक्स। सही है। k इंटू डेल्टा एक्स, k कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लैम्डा into delta x. This should be equal to 2n plus 1 pi by 2। यहाँ से देखिए आपके पास डेल्टा x का जो वैल्यू आएगा that will be 2n plus 1 lambda by 2, है ना। मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, k इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ पे 2 और आएगा तो अपने पास नेट में this 2 will be cancelled out, पाई से पाई कैंसिल, है ना। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n plus 1 लैम्डा बाई 2, है ना। सिमिलरली अगर cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू 1 कब होगा, when डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू पाई। सही लिखा है। अब डेल्टा फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, k इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू n पाई, हेंस k इंटू 2 पाई 2 पाई बाई लैम्डा into delta x, this is equal to 2n pi, from here 2 will be cancelled, pi will be cancelled, तो delta x is equal to n lambda। अब यहाँ देखिए दिस इज cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 और cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 आप लिख सकते हो। तो cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 का वैल्यू 0 जब होता है तो डेल्टा x का वैल्यू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होता है, यानी जब पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा तो अपना इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, यानी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, उस केस में अपना क्या मिलेगा अपने को,
मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, जहां पे कहीं पे अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है, कहीं पे मिनिमम मिल रहा है, दिस फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे YDSE में। क्लियर है? YDSE का जो सेटअप है, वहां पे हमने क्या करा है कि अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। अपने को क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सोर्स हमने कंसिडर करा, एंड दैट सिंगल सोर्स इज S। और यहां पे हमने दो स्लिट बना रखा है। स्लिट मतलब क्या होता है? स्लिट्स आर वेरी शॉर्ट ओपनिंग्स, वेरी स्मॉल ओपनिंग्स। ठीक है? इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स इज स्मॉल d, है ना? और यहां से D डिस्टेंस पे, कैपिटल D डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन कंसिडर कर लिया है। ठीक है? YDSE का सेटअप कैसा है? एक सोर्स है, इस सोर्स से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ भी एक वेव फ्रंट बनेगा, और ये वेव फ्रंट आगे चारों तरफ लाइट को इमिट करेंगे, और यहाँ से भी आगे लाइट इमिट होगा, एंड दे विल मीट एट सम पॉइंट, एंड देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस, बेटर बोले फेज डिफरेंस पे, है ना? फेज डिफरेंस, बट अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेस मान के चल रहे हैं, तो अपन पाथ डिफरेंस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है? कंसंट्रेट करेंगे। अभी दो स्लिट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने D कंसिडर कर लिया है ना? अब सपोज किसी एक पॉइंट P पे, यहां किसी एक पॉइंट P पे ये इस सोर्स से वेव पहुंचा, और इस सोर्स से भी वेव पहुंचा है। ठीक है? एंड जैसे ही ये दोनों पहुंचेंगे एक सिंगल पॉइंट P पे, सपोज दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम हियर, है ना? ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? y डिस्टेंस पे है यहां से। तो इस पॉइंट पे जैसे ही दो वेव्स पहुंच रहे हैं, दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, एंड देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना? अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, दैट विल डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस। वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। चलिए हम क्या करते हैं इसके सेटअप में, एंड दिस इज एंगल इज थीटा। ये एंगल हमने थीटा मान लिया है। अब देखिए, अगर अपने को पाथ डिफरेंस निकालना है, अगर अपने को पाथ डिफरेंस निकालना है डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखोगे कैसे आप? डेल्टा एक्स विल बी, लेट अस से दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को P नेमिंग करते हैं, तो H2P माइनस S1P। जो पाथ डिफरेंस होगा वो H2P माइनस S1P। अब H2P माइनस S1P, यानी अपने को ये लेंथ पता करना पड़ेगा। ये लेंथ पता करने के लिए आप देखो, ये डिस्टेंस तो y है, ये d/2 है, तो अपन लिख सकते हैं H2P इज इक्वल टू y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर आप ये लेंथ और ये बेस है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? H2P मिल जाएगा। दिस इज H2P माइनस S1P। S1P क्या है? y माइनस d/2 होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब आप देख के बताइए, क्या इसको सॉल्व करना इतना इजी है? अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे।
कुछ assumptions कंसिडर करने पड़ेंगे एंड दैट वेरी फर्स्ट assumption इज कैपिटल D इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल d। आप जैसे ही ये कंसिडर कर लेते हो, आप जैसे ही ये पहला assumption कंसिडर कर लेते हो, assumption नंबर 1 है ना, जैसे ही अपन ये फर्स्ट assumption कंसिडर करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है सर? जैसे ही ये माना तो अपना जो S1 है, ये सपोज S1, ये H2 और ये जो पॉइंट P है, इन दोनों से हम जो रेज निकल रहे हैं उसको पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं। अगर कैपिटल D इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल d, इन दैट केस जो रे निकला है S1 से और जो रे निकला है H2 से, इन दोनों को अपन पैरेलल मान सकते हैं। जैसे ही अपन पैरेलल मान लिए तो अगर अपने को पाथ डिफरेंस चाहिए तो हम S1 से क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, है ना। और जो सेंट्रल लाइन हमने डॉटेड लाइन बनाया है उस डायग्राम में, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या मिलेगा कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो यहां, इन दैट केस यू विल फाइंड दिस एंगल इज अगेन थीटा। अब जैसे ही ये एंगल थीटा मिल गया तो पाथ डिफरेंस अपना क्या होगा, यही तो पाथ डिफरेंस होगा, एंड दिस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू d sin थीटा। ये पाथ डिफरेंस कैसा आ गया, d sin थीटा। as soon as we have assumed this, delta x is equal to what, डेल्टा x जो था अपना, दिस इज इक्वल टू d sin थीटा। डेल्टा x अपना कितना आ गया, d sin थीटा के बराबर आ गया। अब अपना अगर पाथ डिफरेंस d sin थीटा आ गया तो दिस विल डिफाइन कि पर्टिकुलर पॉइंट जो P है वहां पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। क्लियर है बात? नाउ d sin थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस जैसे ही आ गया तो इसको हम लोग यहां से रिलेट करके निकाल सकते हैं कि अपना जो पॉइंट P है वहां पे क्या बन रहा होगा, आइदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। नाउ टू फर्दर सॉल्व दिस हम क्या कंसिडर करते हैं, और सेकंड जो एजम्पशन हम लगाते हैं यहाँ पे, एजम्पशन नंबर सेकंड, दैट इज थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल बोला इंप्लाइज दैट d इज वेरी मच ग्रेटर देन y, और जैसे ही आपने d इज वेरी मच ग्रेटर देन y बोला तो हम d sin थीटा को d tan थीटा लिख सकते हैं, and d tan theta can be written as dy by कैपिटल D। अगर सेकंड एजम्पशन आपने माना तो साइन थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा एंड थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, तो d टेन थीटा। नाउ इस ट्रेंगल में अगर आप टेन थीटा लिखोगे तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू y by कैपिटल D। द सेम आई हैव पुटेड ओवर हियर, टेन थीटा का वैल्यू y अपॉन कैपिटल D। टेन थीटा का वैल्यू जैसे ही हमने y अपॉन कैपिटल D पुटअप करा तो ये मेरा डेल्टा x आ गया है। तो नाउ द पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x एंड डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल D। अब अगर dy अपॉन कैपिटल D, since our delta x is equal to dy upon capital D, if this is equal to n lambda, हम लिख सकते हैं for maxima और constructive interference, constructive interference, delta x should be equal to n lambda. So from here y will be equal to n lambda capital D upon small d। ठीक है, अब यहां से आप y का वैल्यू निकाल लिए। अब n का वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा,
n का वैल्यू n इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट सेंट्रल मैक्सिमा n का वैल्यू 1 तो फर्स्ट मैक्सिमा। नाउ एक चीज और देखिए कि फर्स्ट मैक्सिमा मिला n इक्वल टू 1 पे, यानी y इक्वल टू लेमडा कैपिटल D अपॉन D पे आपको क्या मिला, फर्स्ट मैक्सिमा। y इक्वल्स टू 2 लेमडा कैपिटल D अपॉन D पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन। नाउ we define a term beta. Beta is what? Fringe width. Fringe width, और fringe width को क्या लिखते हैं, this is the distance between two consecutive maxima। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो बना है वो लेमडा डी बाई डी पे बना है, और उसके बाद जो मैक्सिमा बना है दैट इज 2 लेमडा डी बाई डी पे बना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये अपना ब्राइट फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ निकला। सिमिलरली फॉर मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा, ये देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी बाई कैपिटल डी, डी टेन थीटा था वहां से डी वाई बाई कैपिटल डी। दिस शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। hence we get y equals to 2n plus 1 lambda by 2 कैपिटल D by D। अब जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, आप n का वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो y इक्वल टू लेमडा बाई 2 D by D, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, y इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 D अपॉन D, दिस इज सेकेंड मिनिमा, है ना। अब जो कंसेक्यूटिव मिनिमाज के बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज अगेन फ्रिंज विड्थ, एंड यू विल अगेन गेट लेमडा डी बाई डी, दिस इज फ्रिंज विड्थ। तो आइदर इट इज ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, जो फ्रिंज विड्थ है दैट विल बी लेमडा डी बाई डी, ये सेम रहेगा, है ना। अब ये तो हो गई पाथ डिफरेंस का बात, कि पाथ डिफरेंस अगर एन लेमडा होता है, यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 है, तो अपने पास क्या मिलेगा, डार्क, या फिर आप बोलिए मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर एन लेमडा हुआ तो अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलेगा या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। अगर फेज डिफरेंस के टर्म में बात करें, यहीं पे अपने को देखिए, अगर फेज डिफरेंस के टर्म में बात करें तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 9 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेगा या फिर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। एन का वैल्यू 0 पुटअप करिए पाई, एन का वैल्यू 1 पुटअप करिए 3 पाई, तो corresponding to delta phi is equal to 2n plus 1 pi, we will get what, minimas, and corresponding to this delta phi equals to 2n pi, we will get maximum intensities. If you will put n equal to 1, that means 2 pi, n equal to 0, 0,
So corresponding to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, we will get the maximas, है ना. So this is YDSE एक्सपेरिमेंट. अगर इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो आप देखोगे कि यहां से जब अपने चलते हैं इस पॉइंट पे ओवर हियर, we will get central maxima. Central maxima. इससे थोड़ा नीचे आपको फर्स्ट मैक्सिमा, और इधर भी उतने ही ऊपर आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा होगा. Similarly, second maxima, third maxima. On this side again we will get second maxima, third maxima. And between this central maxima is at zero path difference. At 0.5 lambda or at lambda by 2 we will get the first minima. So between 0 and lambda we will get lambda by 2, and at lambda by 2 we will have our first minima, है ना. यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, सिमिलरली यहाँ फर्स्ट मिनिमा मिलेगा. तो कंजिक्यूटिवली अपने को मैक्सिमा देन मिनिमा, मैक्सिमा देन मिनिमा, इस तरीके से पैटर्न मिलता जाएगा. एंड दिस पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड इन YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको किसने कंक्लूड करा था, जिसको किसने परफॉर्म करा था, थॉमस यंग ने, है ना. एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ही प्रूव्ड व्हाट, दैट लाइट बिहेव्स लाइक वेव. ठीक है गाइज, थैंक यू. आज के लिए यहीं तक रखते हैं.